समय था 2004 और स्टीव जॉब्स को चिंता खाई जा रही थी कि आईपॉड्स के बाद क्या। पोस्ट पीसी एरा के अगले स्टेप का समय आ गया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अगला स्टेप होगा क्या। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। ये वीडियो दो वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने आईफोन के डेवलपमेंट को पुश किया। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। 2004 में एप्पल का सबसे सक्सेसफुल डिवाइस था आईपॉड। एप्पल के रेवेन्यू का 50% हिस्सा आईपॉड से ही आया करता था। लेकिन ऐसे में स्टीव जॉब्स को चिंता खाई जा रही थी कि अगर मोबाइल फोन्स टेक्नोलॉजी अच्छा जाता रहा और वो ठीक ठाक भी म्यूजिक प्लेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्ले करने लगे, तो फिर आईपॉड्स खरीदेगा कौन। लेकिन इसमें एक और समस्या थी। स्टीव जॉब्स उस समय पे नया फोन डेवलप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अमेरिकन जो टेलीकॉम कंपनीज है वो उस समय पे फोन की स्पेक्स कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करती थी। आपने सुना ही होगा कि नोकिया का N95 भी अमेरिका में लॉन्च होने में लेट इसलिए हुआ था क्योंकि वहां की कंपनीज चाहती थी कि वो वाईफाई डिसेबल करके लॉन्च करे। ऐसे में स्टीव जॉब्स जैसा आदमी कोई फोन डेवलप करने वाला नहीं था भाई। वो ऐसा इंसान था जिसने कि आईट्यून्स भी विंडोज पे आईपॉड लॉन्च होने के 2 साल बाद लॉन्च किया था। तो वो आदमी किसी के भी कंट्रोल में कोई काम नहीं करना चाहता था। वो आदमी सारा काम खुद से करना चाहता था, सारे कंट्रोल्स वो खुद रखना चाहता था और एक एक्सपीरियंस देना चाहता था अपने कस्टमर को, जिसमें कि कोई उसको कोई रोक-टोक ना कर सके। दूसरी बात ये है कि स्टीव जॉब्स को स्मार्टफ़ोन्स में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। उनको लगता था कि ये बस खाली पॉकेट प्रोटेक्टर क्राउड्स ही यूज़ करते हैं। पॉकेट प्रोटेक्टर क्राउड्स बोल सकते हैं जैसे कि हम जैसे लोग जो कि अपने फ़ोन से कुछ ज़्यादा यूटिलिटी निकालते हैं, उसको रूट करते हैं, उसमें कस्टम मोड डालते हैं, उसमें कुछ ना कुछ करते हैं और उसका पूरा यूटिलिटी निकालते हैं। स्टीव जॉब्स को लगता था कि स्मार्टफ़ोन तो बस ऐसे ही लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो कस्टमर है वो थोड़ी ना स्मार्टफ़ोन यूज़ करता है। वो तो सिंपल फीचर्स को यूज़ करता है और उससे और कुछ लेना-देना है नहीं। इन सब के बीच एप्पल ने एक रास्ता निकाला और मोटोरोला के साथ मिलके इन्होंने मोटो रॉकर फ़ोन लॉन्च किया। मोटो रॉकर फ़ोन इनके आईट्यून्स के साथ काम कर सकता था। तो जो म्यूज़िक आईट्यून पे था, वो सारा आराम से इस पे भी यूज़ हो सकता था। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही सेम थी। अगर मोटो रॉकर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो आईपॉड कौन खरीदेगा? और एप्पल की कमाई तो आईपॉड से ही होती थी। तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के सॉफ्टवेयर से ही उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं किया और मोटो रॉकर बहुत बुरे से फेल हो गया। इसके बाद मोटोरोला एक्चुअली गुस्सा भी हो गई थी और अगले ही साल इनका टाई अप खत्म हो गया। इसके बाद मोटोरोला ने मोटो रॉकर 2 लॉन्च किया था, जो कि अलग था, वो लिनक्स बेस्ड था और उसका आईट्यून से कुछ लेना-देना नहीं। अब अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मज़ा ही आ जाएगा। क्यों? इसके बाद इतना तो तय था कि जो भी डिवाइस आईपॉड को रिप्लेस करेगा, वो स्मार्टफ़ोन जैसा ही कुछ होगा। और फिर एप्पल अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पे आ गया, जो पहले से अवेलेबल है, जो पहले से कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, उसको और अच्छा बनाना है, जैसा कि उन्होंने पीसी और म्यूज़िक प्लेयर्स के साथ किया था। और इस तरह से उन्होंने अपना स्मार्टफ़ोन डेवलप करना स्टार्ट किया। उद्देश्य बड़ा ही स्पष्ट था, आईपॉड में मोबाइल और कनेक्टिविटी को मर्ज करना, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं था कि स्मार्टफ़ोन्स पहले नहीं थे। वो सारे काम जो आईफ़ोन कर सकता था, वो सारे काम नोकिया N95 भी कर सकता था। लेकिन एप्पल ने नया स्ट्रैटेजी स्टार्ट किया, वो उन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस पे काम किया। वो सारे काम जो नोकिया कर सकता था, उसमें से बहुत सारे काम एप्पल भी कर सकता था, लेकिन आईफ़ोन जो काम करेगा, वो बहुत ही रिफ़ाइंड होगा। सोचिए ज़रा, आईफ़ोन जब लॉन्च हुआ था, तो ना तो वो एमएमएस भेज सकता था, ना तो उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते थे और उसमें जीपीएस भी नहीं था, कैमरा भी बस 2 मेगापिक्सल का ही था। लेकिन जो उसमें चीज़ें उपलब्ध थी, वो बहुत ही स्मूथ काम करती थी और यही काम उन्होंने किया। उन्होंने आईपॉड में मोबाइल फ़ोन को मर्ज कर दिया, दैट्स ऑल। और उसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डालने की कोशिश नहीं की। अगर हम 2007 के सेल्स को भी देखें वर्ल्ड वाइड, तो नोकिया ने ऑब्वियसली एप्पल से ज़्यादा N95 सेल किए थे। बट आज देख लीजिए नोकिया कहाँ है और एप्पल कहाँ है। ओरिजिनल आईफ़ोन के रिव्यू में जीएसएम अरेना ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है, जो कि मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। सो लेट्स सम इट अप। द आईफ़ोन डज़न्ट क्लेम टू बी द बेस्ट phone ever. It's above average, but it has a long list of drawbacks. It's not a business phone either, so don't confuse it with one. And it's most definitely the best iPod ever. और वही था आईफ़ोन पहला वाला। वो आइपॉड था, वो बेस्ट आइपॉड एवर था। मेरे विचार में आईफ़ोन इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि उसको बनाने का उद्देश्य बड़ा ही क्लियर था। लेकिन आज के फ़ोन्स को बनाने का उद्देश्य क्या क्लियर है? क्या बस खाली सेल्स फिगर्स को बढ़ाने के अलावा और यूज़र्स के मन में फोमो डालने के अलावा आज के स्मार्टफ़ोन्स मैन्युफैक्चरर्स के दिमाग में कुछ है जो कि एक्चुअली यूज़र्स को नया एक्सपीरियंस दे सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करिए और नमस्ते।